यस, वीर कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली। और अफवाह प्रणाली के अंदर हम नदियों को देखेंगे और ये नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले मैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली नदियों का इतिहास के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारा राजस्थान नदियों का अभाव लेकर के चल रही है। हमारा जो राजस्थान जो है वह वर्ष पर्यंत चलने वाली नदियों को बहुत ही कम देखने को मिली है। हमारा ये जो राजस्थान है वह इन नदियों के द्वारा आर्थिक विकास को लेकर के भी यह नदियां राजस्थान के लिए अत्यंत भूमिका निभाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा ये जो राजस्थान है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा राज्य है, लेकिन जल की दृष्टि से हमारे राजस्थान के पास 1% जल है। हमारा जो राजस्थान है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत बड़ा है, लेकिन जल की दृष्टि से 1% जल ही हमारे राजस्थान के निवासियों को प्राप्त होता है, जिसके अंदर कृषि, उद्योग, पशुओं के लिए और घर की आवश्यकताओं को लेकर के यह जल दे पाती है। भारत सरकार ने जल को लेकर के भूजल बोर्ड का निर्माण किया। सन 1955 में, और इसका कारण भी हमारे राजस्थान की जल की स्थिति पर अध्ययन करना था। राजस्थान सरकार ने जब भूजल बोर्ड का निर्माण किया, इस भूजल बोर्ड ने अपने शोध के माध्यम से बताया कि हमारे राजस्थान में जो जल को लेकर के चलने वाली जो नदियां हैं वह 3 श्रेणियां हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां और अंतः प्रवाहित नदियां, जो कि वर्षा के जल को ग्रहण करती है और कुछ दूरी चल करके विलुप्त हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा राजस्थान रेत के टीलों में जल को ढूंढता हुआ नजर आता है। सन 1971 में भारत सरकार ने भूजल बोर्ड जो केंद्र था उसे राजस्थान सरकार को सौंप दिया। जिसकी वजह से सन 1971 से राजस्थान सरकार जल को संग्रहित करने के लिए
जो जल हमें वर्षा से प्राप्त हो रहा है, कुछ नदियां जो वर्ष पर्यंत चलती हैं, उस नदियों के जल को किस तरह से जहां जल का अभाव है वहां तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट का निर्माण करती रहती है। और ये राजस्थान को सौंपा गया ये जो डिपार्टमेंट है, उस विभाग का राजस्थान सरकार ने भू जल विभाग के नाम से पूरे राजस्थान में डिपार्टमेंट खोल दिए, ताकि यह डिपार्टमेंट उस क्षेत्र की आवश्यकता जल का जो परियोजना बनाने में मदद करवाती है। इस तरह से हमारा राजस्थान जो है वह जल को लेकर के जूझता रहता है। और ये जो राजस्थान जो है वो भारत की दृष्टि से भी जल विभाजक का काम करती है। और इस जल विभाजक का मुख्य कारण हमारे राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला का होना है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जिस तरह से राजस्थान के मध्य में से होके गुजरती है, तो जल विभाजक का काम सांबर झील से लेकर के अजमेर जिले के बीच तक के भाग जो बना हुआ है, जिसमें नाकोड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र शुरू होता है, जो कि भारत पर राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कर जाती है। तो साथियों, ये हमारा इतिहास जल को लेकर के, राजस्थान की अफवाह प्रणाली को लेकर के है कि किस तरह से राजस्थान में भारत सरकार ने भूजल बोर्ड का निर्माण किया और उसके द्वारा जो रिपोर्ट सामने आई, और वो रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे राजस्थान के आर्थिक विकास को लेकर के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे यहाँ के क्षेत्रफल और जल विभाजक की दृष्टि को देखते हुए आज हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी, जो कि बारहमासी नदी है, अफवाह प्रणाली को लेकर के सबसे बड़ी नदी है, जो अथाह जल को लेकर के चलती है, उसका अध्ययन करेंगे। और उस नदी का नाम है चंबल नदी। इस चंबल नदी को प्राचीन काल में चर्मवती नदी भी कहते थे। यह नदी का हम आज नक्शे के माध्यम से अध्ययन करते हैं। हमारा ये राजस्थान ये जो चंबल नदी जो है वो जिस क्षेत्र से गुजरती है, ये दूसरे राज्यों की सीमा को भी बनाती है। हमारे राजस्थान के पूर्वी वाले भाग की जो सीमा बनी हुई है, मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है वह भी ये चंबल नदी ही बनाती है। आइए हम देखते हैं इस चंबल नदी का वास्तविक रूप। इस चंबल नदी का उद्गम स्थल
मध्य प्रदेश, विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, मुहू के निकट, मानपुरा नामक स्थान से विंध्याचल की पहाड़ी की श्रेणियों के भाग में मुहू नामक स्थान और मुहू में भी मानपुरा नामक जगह से इस नदी का उद्गम होता है। यह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एक छोटे से नाले के रूप में बढ़ती हुई आगे जाती है और इस नदी को मध्य प्रदेश की सहायक नदियां जल दे जाती हैं, जिसमें शिप्रा नाम की नदी, रेतम नाम की नदी और सिवान नाम की नदी, ये तीन नदियां इस चंबल नदी के उद्गम स्थल से लेकर के 180 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ये तीन नदियां इस नदी को अथाह जल दे देती है, जिसकी वजह से यह चंबल नदी अपना बहुत ही बड़ा विशाल रूप को ग्रहण कर लेती है। और ये हमारा आरपीसी में आया हुआ भी है कि कौन सी मध्य प्रदेश में चंबल नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा सीवन, शिप्रा और रेतम, ये तीन नदियां ऐसी हैं जो चंबल की सहायक है लेकिन मध्य प्रदेश की है। जल देते हुए जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो राजस्थान में प्रवेश होने से पहले एक जल को रोकने को लेकर के बांध का निर्माण करती है और वह है गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक स्थान पर बना हुआ है। अब देखिए, एक और तो यहाँ पर मानपुरा है जो कि इस नदी का उद्गम स्थल है, और जहाँ बांध बना है उस जगह का नाम है भानपुरा। आप जब भी आरपीसी की परीक्षा को देते हैं, जब भी एग्जाम के अंदर बैठते हैं, आपको ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आपका उस 3 घंटे का सोचना और अपने माइंड को चलाना, कहीं ना कहीं हम चुप कर जाते हैं। कभी कभी वो पैलेस का नाम ले लेता है कि गांधी सागर बांध का निर्माण कहाँ हुआ, कभी कभी वो कह देता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, और वो कभी कभी मिलान को लेकर के और उद्गम को लेकर के दोनों ओर से प्रश्न को, मिलान को लेकर के, सत्य को लेकर के, असत्य को लेकर के क्वेश्चंस कर जाता है, नहीं को लेकर के क्वेश्चंस कर जाता है, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल मानपुरा और गांधी सागर बांध का निर्माण भानपुरा। यह 320 किलोमीटर 380 किलोमीटर चल करके हमारे राजस्थान के चित्तौड़ के पास 84 में प्रवेश करती है। गांधी सागर बांध बनने के बाद जैसे ही यह हमारे राजस्थान के चित्तौड़ में 84 नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है, और
जैसे ही यह नदी आगे की ओर बढ़ती है, तो यहां पर एक चूलिया प्रभात का निर्माण होता है। चूलिया प्रभात, ये जो चूलिया प्रभात है, इसका मतलब ये है कि ऊंची वाली जगह से नीचे की ओर जल का गिरना। तो जैसे ही यह 84 गढ़ में प्रवेश करती है और ऊंची वाली जगह से जैसे ही वो नीचे की ओर गिरती है, और वहीं पर ही हमारे चित्तौड़ से ही निकलने वाली नदी, जिसका नाम है बामनी नदी, अपना जल दे जाती है, अपना जल दे जाती है। और ये जो स्थिति होती है वह भेसोरगढ़ के पास होती है। और जैसे ही ये भेसोरगढ़ के पास में चंबल नदी का जल और ये बामनी नदी का जल चूलिया प्रभात बनाते हुए जब ये जल इकट्ठा होता है, तो यहां पर इस जल के अंदर एक भंवर का निर्माण होता है। और ये भंवर जो है वह एक बेस्ट जीव की प्रजनन को लेकर के वातावरण बनाती है। और वो जो जीव है, जो जलीय जीव को लेकर के, और वो है हमारा मगरमच्छ, या जिसे हम घड़ियाल बोलते हैं। और यहीं पर ही एक अभयारण्य का निर्माण होता है, जिसे हम भेसोरगढ़ का अभयारण्य भी बोलते हैं, घड़ियालों का अभयारण्य भी कहते हैं। और ये जो स्थान है वह इन घड़ियालों के प्रजनन को लेकर के बहुत ही बेस्ट वातावरण का निर्माण कर देती है। और उसके पीछे का कारण चंबल नदी से आने वाला ठंडा जल, बामनी नदी से आने वाला गर्म जल, जब दोनों मिलते हैं और जिसके द्वारा पानी के अंदर जो घेराव उत्पन्न होता है, और वो घेराव जो है वो घड़ियालों के प्रजनन को लेकर के, इन मगरमच्छों के प्रजनन को लेकर के एक बेस्ट वातावरण तैयार कर देती है। और यहीं से ही इन घड़ियालों का प्रजनन शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे इस चंबल नदी जहां जहां तक गुजरती हुई जा रही है, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। अथाह जल की कमी तो है, अथाह जल यहाँ पर इस नदी के अंदर पड़ा हुआ है, जल की कोई कमी नहीं है। इसलिए इसको हम जल जंतुओं को लेकर के अजायब घर भी कहते हैं। जैसे ही ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, हमारे राजस्थान के अंदर एक और बांध का निर्माण कर जाती है। और ये जो बांध का जो निर्माण होता है वह राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा के अंदर इसका निर्माण होता है। और ये जो रावत भाटा है वो हमारे चित्तौड़ जिले के अंदर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि राजस्थान के अंदर पहला बांध चंबल नदी पे जो बना हुआ है, उसका जल का फैलाव किस दिशा की ओर होगा या किस राज्य की ओर होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो राजस्थान के अंदर जो राणा प्रताप सागर बांध जो बना हुआ है वो हमारे राजस्थान की सीमा पे बना हुआ है। और जैसे ये बांध बनता है तो इसका जल का फैलाव पूर्व की ओर जाता है। राजस्थान के अंदर इसका फैलाव नहीं है, वो मध्य प्रदेश की ओर इस जल का फैलाव है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर आता है वो मध्य प्रदेश की ओर
या पूर्वी दिशा की ओर फैलाव होता है। जैसे ही यह नदी आगे की ओर बढ़ती है, एक और बांध का निर्माण होता है, और वह जवाहर सागर बांध। और ये जो जवाहर सागर बांध जो है वह बोरावास नामक स्थान, बोरावास नामक स्थान जिला कोटा में इस बांध का निर्माण होता है। अब देखिए, पहला मध्य प्रदेश के अंदर बांध, फिर चुलिया प्रभात होना, बेसरगढ़ के अंदर मगरमच्छों का अभयारण्य विकसित होना, और जैसे ही यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण होना, उससे आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कोटा के बोरावास के अंदर फिर बांध का निर्माण होना। बहुत ही कम दूरी पर बांधों का निर्माण होने के कारण आसपास का क्षेत्र पूर्ण रूप से दलदली हो चुका है, और दलदली होने के कारण यहाँ पर एक जीव की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, जिसके कारण उसको जीव को संग्रहित करने के लिए अभयारण्य का निर्माण किया गया। ये दलदली जगह होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं, और इसको लेकर के भी हमारे राजस्थान में आरपीएससी ने क्वेश्चन लिया है। उत्तर भारत का इस शब्द का यूज किया है। दूसरा, उत्तर एशिया का सर्प उद्यान कहां पर है को लेकर के भी क्वेश्चन किया गया है। तो हमारे राजस्थान जो है वो इस चंबल नदी पर सर्प का उद्यान का भी निर्माण करती है। तो यह सर्प का पैदा होना इन नदियों के ऊपर बनने वाले बांध, जिसकी वजह से दलदली स्थिति हो जाना है। जैसे ही यह नदी आगे की ओर बढ़ती है, जैसे यह नदी आगे की ओर बढ़ती है, कोटा के पास एक बैराज का निर्माण करती है, और वो जो बैराज है वो है कोटा का बैराज। और ये जो कोटा का बैराज विकसित किया है, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कि हमारे कोटा के अंदर न्यूक्लियर प्लांट होने की वजह से उस प्लांट को जल उपलब्ध कराना, और उस प्लांट से निकलने वाला जो जल है जिसे हम भारी जल कहते हैं, और ये जो भारी जल है वो पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व में पहला स्थान है, क्योंकि भारी जल जो है हमारे राजस्थान के पास में उपलब्ध है। और ये जो भारी जल है उसको लेकर के भी विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस लिए हैं, और वो ये है कि बड़े बड़े कारखानों की बैटरियों के अंदर डालने वाला जल कहाँ से उपलब्ध होता है, तो वो हमारे इस कोटा के बैराज से उपलब्ध होता है। यहाँ से जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, इस कोटा के बैराज से यहाँ पर लिफ्ट परियोजना का निर्माण हो जाता है, और दो नहरों का निर्माण किया जाता है। दो नहरों का निर्माण किया जाता है। एक राजस्थान के अंदर यानी कि पश्चिम की ओर
चलने वाली नहर और दूसरी नहर का निर्माण होता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की ओर जाने के लिए तैयार होता है। और ये जो मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली जो कैनाल या जो नहर है, वह मध्य प्रदेश को कृषि के लिए जल दे देती है। और राजस्थान की ओर जो चलने वाली जो नदी है या जो नहर है, जो परियोजना का निर्माण हुआ है, इस नहर का राजस्थान को लाने का कारण है पीने हेतु जल देना। और यही कारण है कि हमारे राजस्थान के अंदर ये दो नहरें हैं, उसका भी एक विशेष नाम दिया गया है, और वो नाम है सावन भादो। हमारे राजस्थान में 3 प्रकार के सावन भादो हैं। एक तो सावन भादो हमारा यह नदी के ऊपर, एक सावन भादो जो है वो एक झील है वहां पर, और एक जो सावन भादो है और वो है कड़ाई के रूप में। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किस सावन भादो के बारे में बात कर रहा है। क्या वह नहरों के ऊपर बात कर रहा है, झीलों के ऊपर बात कर रहा है, या कड़ाइयों के ऊपर बात कर रहा है? यह प्रश्नों को पढ़ते हुए आपको उसका उत्तर देना होगा। हम बहुत जल्द आपके समक्ष हम प्रैक्टिस पेपर को भी लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे यूनिट शुरू हो चुके हैं और आरपीएससी ने अब तक जितने भी परीक्षाएं इस नदियों को लेकर के प्रश्न दिए हैं, उसको लेकर के हम प्रैक्टिस पेपर डालेंगे। तो देखिए, ये जो सावन भादो नहर है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यहीं पर ही लिफ्ट परियोजना का निर्माण हुआ है। और यहां से लेकर के हमारे सवाई माधोपुर कोट 12 तक लिफ्ट परियोजना का निर्माण हुआ है। और ये लिफ्ट परियोजनाएं भी जब हम जल परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उस समय इन जल लिफ्टों के बारे में बात करेंगे। और ये आगे ये नदी बढ़ती जाती है। यह नदी कोटा के बैराज को बनाते हुए, 2 नहरों का निर्माण करते हुए जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ती है, तो ये जो नदी है वह कोटा के पास एक और नदी सहायक के रूप में जल दे जाती है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, और वो है पिलिया नामक स्थान पर अपना जल देती है। और वो जो नदी का जो नाम है, और वो नाम है पार्वती नदी। ये हमारे सेकेंड ग्रेड के आरपीएससी के अंदर 2018, 2014, 2011 के अंदर दे चुका है कि पार्वती नदी किस जगह चंबल को जल देती है, पिलिया नामक स्थान पर, और वह है हमारे कोटा के पास। यहाँ पर ये जल दी जाती है। अब देखिए, जैसे ये नदी जल देती है, ऊपर वाला भाग कंदराओं वाला भाग है। ऊपर वाला जो भाग है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जो कि कंदराओं वाला भाग है, और यहाँ पर छोटे 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 कंदराए हैं। और इसे हम आकाश से शूट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसा ये वृक्षनुमा क्षेत्र हो, वृक्ष की तरह फैला हुआ क्षेत्र हो, और इसके अंदर इस तरह से कंदराएं बनी हुई हैं। और ये वाला भाग जो है वो ऊंचाई पे है, लेकिन प्रकृति की देन देखिए, जैसी चंबल नदी का जल आगे की ओर बढ़ता है और पार्वती नदी का पानी जैसे इसको मिलता है, इसको थोड़ा सा और जल को आगे बढ़ने के लिए पुश मिल जाता है, और थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो
यह नोनेरा नामक स्थान पर, नोनेरा नामक स्थान पर एक और नदी इसको जल दे जाती है और वह है काली सिंध। जैसे ही नोनेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी इस चंबल नदी को जल देती है तो यह और जल ऊपर उठने हेतु बढ़ जाती है और आगे ये कंदराओं के अंदर यह अपने जल को विभक्त कर देती है, विभाजित कर देती है, जिसकी वजह से हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चन लिया भी था, वृक्षानुमान आकृति में विभक्त होने वाली नदी कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा कि जैसे ही कोटा के आगे निकलती है और कंदराओं के अंदर प्रवेश करती है तो शूट करने पर, ऊपर से शूट करने पर ऐसा लगता है कि एक वृक्षनुमा, और इन कंदराओं के अंदर ये जल फैलता रहता है और ये पार्वती नदी का जल नोनेरा के अंदर काली सिंध का जल इसको मिलने के कारण ये कंदराओं के अंदर आगे बढ़ता हुआ जाती है। और जैसे ही कंदराएं खत्म होती है सवाई माधोपुर के पास, जैसे ये कंदराएं खत्म होती हैं और सवाई माधोपुर के पास यह चंबल नदी का जल पुनः नदी का रूप ले लेती है और यहां पर जैसे ये प्रवेश करती है रामेश्वरम नामक स्थान पर बनास नदी अपना जल देती है, सीप नदी भी अपना जल देती है, जिसके कारण से यहां पर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। और त्रिवेणी संगम आप जानते होंगे कि क्यों प्रसिद्ध है। जहां जहां पर भी त्रिवेणी संगम होते हैं वहां पर मोक्ष धाम का निर्माण हो जाता है, ऐसा माना गया है। और ये जो रामेश्वर नामक जो स्थान है सवाई माधोपुर का, और यहाँ पर प्राचीन काल के समय, रावण के समय कह सकते हैं, रावण के समय इस रावण का इस जगह पर तप स्थली रही है। इतिहास बताता है कि रावण ने इस जगह पर अपनी तपस्या करके 10 सिरों का वरदान मांगा था। वो जो वरदान इस रावण को जो मिला है वह इस रामेश्वरम के त्रिवेणी संगम पर मिला हुआ है। इसलिए यह जगह हमारे समुदाय के लिए आस्था का केंद्र बन गई है। और ये जो त्रिवेणी संगम है वो महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है। और जैसे ही बनास का जल मिलना और सीप का नदी का भी जल इसमें मिल जाना और ये सवाई माधोपुर से आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है मुरादगंज के पास यूपी में यह अपना जल दे देती है, जिसके कारण इस चंबल नदी को हम कह सकते हैं कि सीधी यमुना नदी में अपना जल देने वाली नदी है। राजस्थान की मात्र एक ऐसी नदी जो सीधे ही यमुना नदी को अपना जल देती है। और यमुना नदी से लेकर के इस बेसरगढ़ के दुर्ग तक जितने भी जीव जंतु हैं उसमें महत्वपूर्ण जो जीव जंतु है वह मगरमच्छ घड़ियाल है, जिसका अभयारण्य बन जाता है। संरक्षित करने का, प्रजनन को लेकर के अभयारण्य का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर बांध बनने की वजह से यहाँ पे दलदली स्थिति खड़ी हो जाती है, जिसके कारण सर्प उद्यान का निर्माण हो जाता है, जो कि उत्तर एशिया का पहला सर्प उद्यान है। इस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर यह 135 किलोमीटर अपना सफर करती है
और उद्गम से लेकर के यमुना नदी तक ये 960 किलोमीटर चलती है और ये नित्य प्रवाह वाली नदी है, 12मासी नदी है। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है इस नदी के अंदर। और भारत सरकार ने इस नदी के जल को स्वच्छ रखने के लिए गंगा सफाई अभियान के तहत, उस अभियान के तहत जिस जीव को डाला था गंगा नदी के अंदर, उसी जीव को इस नदी को साफ करने के लिए डाला गया है और वह है डेल्फिन। डेल्फिन फिश इस नदी में डाली गई है ताकि इस नदी का जल स्वस्थ रहे। भारत सरकार ने नदियां जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इस नदी को अहम भूमिका के रूप में प्रोजेक्ट में स्थान दिया है और ये जो नदी का जो जल है वो धीरे धीरे हमारे राजस्थान के अंदर लिफ्ट परियोजना के द्वारा पश्चिमी राजस्थान की ओर, उन जिलों की ओर इस जल को भेजा जाएगा जहां पर जल की बहुत ज्यादा कमी है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, मानपुरा इसका उद्गम स्थल, बानपुरा पहला बांध और बांध बनने के और उत्पत्ति के बीच मध्य प्रदेश की सहायक नदियां सिवान, रेतम और शिप्रा, राजस्थान के 84 में प्रवेश, बेसोरगढ़ में चुलिया पर्वत का निर्माण होना, बेसोरगढ़ का अभ्यारण्य का निर्माण होना, फिर है ना वह बांधों का निर्माण, कोटा का बैराज होना, फिर मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का मिलना, फिर मध्य प्रदेश से काली सिंध नदी का मिलना, इस कंदरा वाली जगह के अंदर वृक्षानुमा आकृति के अंदर फैलाव कर लेना और रामेश्वरम में अपनी पूर्ण नदी का वापिस रूप प्राप्त करना और वहां से यमुना तक पहुंचना, ये इस नदी का इतिहास यह बताता है कि यह नदी जो है वह हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा बनाती है। तो ये चारमती नदी, नित्यवाही नदी, राजस्थान की यमुना और यमुना में सीधा जल लेने वाली प्रथम नदी के नाम से इसको जाना जाता है। मैं आशा करता हूं कि हमने चंबल नदी के बारे में जो यहाँ पर डिटेल्स दी है उसे आपने पूरे गौर के साथ सुना होगा, इसको समझा होगा और आप भी घर पर बैठ करके अगर आप इस नक्शे के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ये मानना है कि चंबल नदी पर आने वाला एक भी क्वेश्चंस आपकी नजरों से नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप अध्ययन करते हैं तो इन यूनिट्स की वाक्यांश को पढ़ने को लेकर के आपको हमेशा ही कब, क्यों और कैसे शब्दों का प्रयोग करना होगा। जैसे मैंने बताया कि जल विभाजक को लेकर के जो विश्लेषण आया वो कब आया, 1955 में। क्यों आया, हमारे राजस्थान के अंदर जल की विषमता को देखते हुए, और उसका कैसे सॉल्यूशन हुआ, भारत सरकार ने जल भू बोर्ड का निर्माण किया। वैसे ही आप कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे करते जाएंगे तो हर एक लाइन से आपको 3 क्वेश्चन नजर आएंगे
जैसे चंबल नदी का उद्गम हुआ, तो जैसे ही पहला बांध बना, तो ये बांध कब बना, क्यों बना, कैसे बना, तो आपको सन नजर आएगा, स्थितियां नजर आएंगी, और कैसे ये आगे की ओर विकसित हुआ, यह भी ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा। तो हम किसी भी वाक्य के अंदर जो आपने अध्ययन करते हैं, उस वाक्य के अंदर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आरपीसी के द्वारा या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रश्न लिया गया हो जो आपके नजरों से हट जाए। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत का तो फल नहीं मिलता है। क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा ही सफलता को प्राप्त करता है, और उसको लेकर के हमें धैर्य रखने की भी जरूरत है, नम्रता को रखना भी जरूरी है, और दूरदृष्टि रखनी भी बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस चंबल नदी का इतिहास को लेकर के, राजस्थान की अफवाह प्रणाली का पहली नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी है, उसका पूरा नॉलेज आपको मिला होगा। और भी कोई ऐसी बात छूट रही हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि सर आपने जो कुछ भी पढ़ाया उसके अंदर ये चीज मिस हो गई थी। तो हो सकता है वह किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने लिया हो, तो हम उसका उत्तर जरूर देंगे। आगे की इसी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी जो राजस्थान की प्रमुख नदियों के अंदर है, जो अथाह जल को लेकर के चलती है, और सीमा के आधार पर, लंबाई के आधार पर, प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी जो नदी है, जो हमारे राजस्थान के अंदर ही उद्गम होता है, और यह भी अपना जल चंबल को देकर के बनास की ओर लेकर के जाती है, जिसका नाम है बनास नदी, जिसे हम कल इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद, क्योंकि राजस्थान की ये दो बहुत प्रमुख नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, बाकी दूसरी जितनी भी नदियां हैं वो बहुत छोटी हैं और उसका छोटा इतिहास है। तो कल हम बंगाल की खाड़ी की तमाम नदियां, जो सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी को लेकर के जो सेकंड नदी है बनास नदी, उसको देख करके हम बाकी छोटी नदियों का हम अध्ययन करके बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का यूनिट्स खत्म करेंगे, और आगे हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों को ले लेंगे। धन्यवाद।